हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आपसे हमने कहा था कि भाई जीएस का प्रैक्टिस सेट हम लेकर आएंगे रेलवे आरपीएफ के लिए। तो भाई रेलवे आरपीएफ के लिए पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर जीएस का प्रैक्टिस सेट लेकर आ गए हैं। रोजाना आपको शाम को 7 बजे, रोजाना आपको कितने बजे मिलेगा भाई? शाम को 7 बजे ये जीएस का प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। ठीक है भाई। तो आज हम लोग क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले देखते हैं हम लोग भारतीय इतिहास। आज हम लोग भारतीय इतिहास में लगभग जो प्राचीन इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास है और आधुनिक इतिहास है, लगभग इन तीनों के लगभग हम लोग 400 एमसीक्यू क्वेश्चन आपको कराएंगे। ठीक है। और ये जो एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे ये पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, जो कि आपको 2019 आरपीएफ में आए हुए क्वेश्चन है। कहे में क्वेश्चन है भाई? ये 2019 आरपीएफ में आए हुए क्वेश्चन है। ये प्राचीन इतिहास के क्वेश्चन है। अब देखो, हम लोग देखते हैं प्राचीन इतिहास में आपको लगभग ये आपको 120 क्वेश्चन के आसपास इसमें मिलेंगे, 100 से 120-25 इसमें मिलेंगे, और इस पे लगभग आपको 150 से 160 क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे। ठीक है। तो इस तरह से हमारे टोटल 400 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपने हमारा ये जो सिलेबस का वीडियो बनाया था, हमने वो वाला नहीं देखा है आरपीएफ का, किस तरह से स्ट्रेटजी क्या होगी, कैसे हम लोग एग्जाम निकालेंगे 100 दिन में, ठीक है, तो भैया उसको जरूर देख लीजिए। 100 दिन में हम पूरी आपकी जीएस कंप्लीट करा देंगे। अगर अभी देखो 7 बजा है भाई, तो 7 बजे आपको रीजनिंग का जीएस का वीडियो मिल गया है। इसके बाद 8 बजे आपको ये रीजनिंग का आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है। तो ये रीजनिंग और जीएस ये दोनों हम आपको 100 दिन में कंप्लीट करा देंगे। ठीक है। बिना देरी करते हुए हम लोग आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है, बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? अगर हम बुद्ध की बात करें तो इनको पूरा नाम इनका क्या है भाई? गौतम बुद्ध है। पूरा नाम क्या है? गौतम बुद्ध है। अगर हम बात करें, इन्होंने क्या किया था? बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। ठीक है। अगर हम बात करें बौद्ध धर्म की स्थापना करें, इनका अगर गौतम बुद्ध के जन्म की बात करें, इनका जन्म कब हुआ था? ठीक है। तो जन्म की बात करें तो 563, ठीक है, 563 ईसा पूर्व हुआ था इनका जन्म। 563 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। और कहां पर हुआ था भाई जन्म इनका? कपिलवस्तु नेपाल यानी कि लुम्बिनी में हुआ था जन्म। लुम्बिनी को कपिलवस्तु भी बोलते हैं, तो इनको आप बोल सकते हो लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म हुआ था। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? आगे बात करते हैं हम लोग, इनकी मृत्यु कब हुई थी? गौतम बुद्ध की भाई जन्म हुआ तो मृत्यु हुई होगी, तो मृत्यु कब हुई थी भाई? 483 ईसा पूर्व। ठीक है, 483 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु हुई थी। कहां पर मृत्यु हुई थी भाई? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। कहां पर हुई थी भाई? कुशीनगर में, यूपी में हुई थी। ठीक है भाई। और ये कहां पर जन्म कहां पर हुआ था? नेपाल। ठीक है, जन्म हुआ था नेपाल में, मृत्यु कहां पर हुई थी? यूपी में। अब बात करते हैं ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? तो ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ज्ञान की प्राप्ति को धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं, और ये हुई थी बोध गया, ठीक है, बिहार में। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है, निम्न में से किसे शल्य चिकित्सक के रूप में जनक के रूप में जाना जाता है? देखो, शल्य चिकित्सक की बात करें तो आप लोगों के मन में विचार आ रहा होता चरक जो थे भाई शल्य चिकित्सक नहीं थे। ये तुम्हारे जो चरक थे ये आयुर्वेद के क्षेत्र में से संबंधित थे। ठीक है ना, शल्य चिकित्सक नहीं थे। ये क्या थे भाई? आयुर्वेद के संबंधित थे, आयुर्वेद से संबंधित थे चरक। ठीक है। शल्य चिकित्सक धन्वंतरी थे, और इनको क्या बोलते थे? सुश्रुत। ये धन्वंतरी थे और इनको क्या बोलते थे? सुश्रुत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरे देखते हैं हम लोग। लिखा है, बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा क्या क्या अर्थ है? देखो, बौद्ध धर्म में एक मुद्रा मानी जाती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभय मुद्रा। अब देखो, अगर इसकी अर्थ की बात करें तो इसमें क्या होता है? हाथ से आपको क्या होता है? अभय मुद्रा में क्या होता है? दाहिने हाथ को ऊपर की ओर करके, मतलब हथेली की ओर इंगित किया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? निर्भीकता बोलते हैं। अभय मुद्रा को क्या बोलते हैं भाई? हम लोग निर्भीकता बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा। देख सकते हैं आप लोग, आरपीएफ कांस्टेबल, और ये क्वेश्चन 24 जनवरी 2019 को फर्स्ट शिफ्ट में आया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो भी समस्या हो कमेंट में बता दो, वीडियो को क्या कर लो भाई? लाइक कर लो। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विनय पिटक, सुत पिटक
इनमें से किसकी शिक्षाओं का संकलन है? अब देखो, अगर बात करते हैं ये विनय पिटक या सुत्त पिटक, तो हम बात करते हैं, देखो ये त्रिपिटक हुआ करते थे। कौन कौन से होते थे? त्रिपिटक, त्रिपिटक होते थे, त्रिपिटक। और इनकी बात करते हैं भाषा कौन सी हुआ करती थी, तो भाषा की बात करते हैं, भाषा इनकी त्रिपिटक की होती थी पाली, पाली भाषा होती थी। और ये दो पिटक पिटक तो हो गए, विनय पिटक और सुत्त पिटक। एक कौन सा बच गया भाई? अभिधम्म पिटक। एक कौन सा बन गया? अभिधम्म पिटक। तो अभिधम्म पिटक की अगर बात करते हैं तो ये हो गया अभिधम्म पिटक। अब बात करते हैं किससे संबंधित है, किसकी शिक्षाओं से संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो बौद्ध धर्म का मतलब गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से संबंधित है। ठीक है, गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का एक संकलन है। ठीक है, और बात करते हैं ये गौतम बुद्ध का एक पवित्र बौद्ध धर्म का एक पवित्र ग्रंथ भी माना जाता है। अगले बात करते हैं स्तूप। स्तूप क्यों बनाए गए हैं? अब देखो, स्तूपों को बनाने का कारण क्या होता है भाई? अगर हम बात करते हैं स्तूप, तो स्तूप जो थे ये लिखे गए थे, और इनको क्या में लिखा गया था? पाली भाषा में, पाली भाषा में लिखा गया था। और किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत में, संस्कृत भाषा में लिखा गया था। पाली में और किसमें लिखा गया था? संस्कृत भाषा में लिखा गया था। ठीक है, और स्तूपों का जो उल्लेख है, इसका जो उल्लेख है, उल्लेख कहाँ पर मिलता है भाई? तो उल्लेख इसका किस वेद में मिलता है? जल्दी से बताओ भाई, अगर आपको याद हो। तो इसका जो उल्लेख है ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद में आपका इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, और स्तूपों को बनाया क्यों गया था? तो ये भाई एक तो कोई बात समझो, ये पवित्र चिन्ह रखने के लिए थे। ये जो चिन्ह थे पवित्र चिन्ह रखने के लिए थे, बुद्ध की पूजा करने के लिए नहीं थे, बौद्ध ग्रंथ के लिए नहीं थे, धार्मिक सभाओं के लिए नहीं थे। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। बौद्ध प्रतीक धर्म चक्र किसे दर्शाता है? अभी भी हमने बताया था आपको धर्म चक्र किसे दर्शाता है, अभी भी हमने बताया था। ठीक है, तो आपको अगर याद हो बौद्ध प्रतीक धर्म चक्र किसे दर्शाता है, तो जो धर्म चक्र था वो तुम्हारा गौतम बुद्ध का जो प्रथम उपदेश था, वो जो कहां पर दिया था? सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां पर दिया था? सारनाथ में दिया था, और ये उसी को दर्शाता है। इसको बोलते थे धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, और इनका जो अंतिम उपदेश था, प्रथम तो भैया सारनाथ में दे दिया। ठीक है, प्रथम उपदेश कहां पर दिया था भाई? सारनाथ में दे दिया, ये दे दिया सारनाथ में। लेकिन अगर हम बात करें अंतिम उपदेश की, अंतिम उपदेश कहां पर दिया था भाई? तो गौतम बुद्ध ने जो अंतिम उपदेश दिया था, इनकी मृत्यु अगर कुशीनगर में हुई थी, तो अंतिम उपदेश देकर वहीं पर निकल गए थे। ठीक है, निपट गए थे, मतलब कुल के। तो कुशीनगर में हुई थी। और किसको दिया था अंतिम उपदेश? ये भी आता है सुभद्र को दिया था, सुभद्रा जिसको बोलते थे, सुभद्र को इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। ठीक है भाई, कोई दिक्कत हो? अगर बात करते हैं इनके जन्म, जन्म के जो प्रतीक हैं, वो जन्म के प्रतीक क्या थे? कमल और साढ़। कमल और साढ़ इनके जन्म के प्रतीक थे। ठीक है, कमल और साढ़ इनके क्या थे? जन्म के प्रतीक थे। ठीक, कोई दिक्कत? अब आगे बात करते हैं मृत्यु की। तो मृत्यु को क्या बोलते थे भाई? इनके जन्म से, मान लो प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते थे। ठीक है ना, अंतिम उपदेश हमने बता दिया तुमको, कुशीनगर में दिया था। किसको दिया था? सुभद्र को दिया था। मृत्यु को क्या बोलते थे भाई? तो मृत्यु को महापरिनिर्वाण बोलते थे। ठीक है ना, महापरिनिर्वाण। ठीक है, मृत्यु को क्या बोलते थे? महापरिनिर्वाण। ठीक है, निर्वाण है, निर्माण नहीं, निर्वाण। ठीक है, महापरिनिर्वाण। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है पद्म पाणि बोधिसत्व के चित्र कहां पर पाए जाते हैं? तो अब आपको बताएं, बोधिसत्व जो होता था, यानी कि बौद्ध धर्म से दो ही गुफाएं संबंधित है। कौन कौन सी? या तो अजंता की, या तो एलोरा की। अब अजंता तथा एलोरा की गुफाएं कहां पर है भाई? ये है महाराष्ट्र में। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहां पर स्थित है? ये है महाराष्ट्र में। ठीक है, तो महाराष्ट्र में अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित है। और ये जो संबंधित है तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी, अजंता की गुफाओं से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? अजंता की गुफाओं से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। राष्ट्रकूट वंश का शाही प्रतीक क्या है? अगर बात करते हैं राष्ट्रकूट वंश, तो राष्ट्रकूट वंश के भैया कोई ना, अगर कोई वंश बना है तो इसके क्या हुआ करते होंगे? संस्थापक होंगे, संस्थापक होंगे। तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन से भाई? दंती दुर्ग। दंती दुर्ग का एक नाम का एक आदमी था, वो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। ठीक है, दंती दुर्ग प्रथम बोल दो, क्योंकि दंती दुर्ग प्रथम, एक भी और भी दंती दुर्ग हुए हैं इतिहास में, तो दंती दुर्ग प्रथम के नाम से ये जाने जाते थे। अब संस्थापक बने होंगे तो कोई ना कोई इनकी राजधानी रही होगी। राजधानी, तो राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी भाई? तो राजधानी की बात करें तो मान्यखेत,
मान्य खेत इसकी राजधानी थी। हम तुमको वही बताएंगे जो 100% आपके एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन। 50% और से लेकर 70% तक, 50 से लेकर 70% तक तो आपके पीवाईक्यू आते ही हैं एग्जाम में। 50 से 70% तक पीवाईक्यू एग्जाम में आते ही हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हो भाई। ठीक है, तो राष्ट्रकूट वंश का जो शाही प्रतीक था वो था गोल्डन ईगल। गोल्डन ईगल, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। राष्ट्रकूट वंश का शाही प्रतीक गोल्डन ईगल था। अगला क्वेश्चन है, शिलालेखों के अध्ययन को कहा जाता है। शिलालेखों का जो अध्ययन होता है उसको क्या कहते हैं? तो हम बात करते हैं शिलालेखों के अध्ययन को। ठीक है, तो शिलालेखें क्या होती थी? प्राचीन समय में जो शिलालेखें यानी घटित घटनाओं को शिलालेखों में मतलब लगा दिया जाता था, लिख दिया जाता था, उसको अध्ययन को क्या कहते हैं भाई? एपिग्राफी कहते हैं। एपिग्राफी शिलालेखों के अध्ययन को कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधि एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही अनुक्रम, सही कालक्रम है? तो ये प्राक ऐतिहासिक काल का हम लोग क्या बोलते हैं भाई? पाषाण काल बोलते हैं। पाषाण काल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पाषाण काल भी कहते हैं। ठीक है ना, पत्थर का काल हुआ करता था। अब देखो सबको पता है पाषाण काल में कौन कौन से, देखो इसमें लिखा भी है पाषाण काल। ठीक है, सबसे पहले क्या आया था? पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नौ पाषाण काल। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? अक्सर देखा जाता था। देखो हड़प्पा सभ्यता में आपको बता दें भाई, काफी पशु आपको वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से भाई पशु मिलते थे हड़प्पा सभ्यता में? देखो सबसे जो प्रमुख पशु था वो तो इनका कोई और था, भी बताएंगे कौन सा था। सबसे जो प्रमुख पशु था वो था बैल। सबसे जो प्रमुख पशु अक्सर ये देखा मिला जाता था। और हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें होती थी वो एक त्रिभुजाकार होती थी, यानी कि त्रिभुज के आकार की मिल जाएंगी आपको, इस तरह से मोहरें मिल जाती थी। ठीक है ना, त्रिभुजाकार के बाद वृत्ताकार भी आपको इस तरह से भी मोहरें वहां पर मिलती थी हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है ना, आयताकार भी मिल जाएंगी, ये हो गया आयताकार मोहरें मिल जाएंगी। इसके बाद क्या मिल जाती थी? वर्गाकार, ये हो गया वर्ग के आकार का। ठीक है, ये चार टाइप की मोहरें मिलती थी। अब बात करते हैं इसमें और कौन कौन से पशु मोहरों में थे। भाई बैल के अलावा और भी तो हुए होंगे, तो बैल के साथ साथ से कि बैल के साथ साथ बाघ, बाघ भी इस पे हड़प्पा सभ्यता में आपको देखने को मिल जाता था। बाघ मिलता था, बाघ के साथ गैंडा, गैंडा भी आपको हड़प्पा सभ्यता की मोहरों में देखने को मिलता था। हाथी मिल जाता था देखने के लिए। ठीक है ना, बकरी मिल जाती थी देखने के लिए हड़प्पा सभ्यता की मोहरों में। हाथी, बकरी, गैंडा और हिरण, हिरण भी मिलता था। और इसके बाद एक कोई छूट रहा है, भेड़। हाँ ठीक है, भेड़। इसके बाद क्या मिलता था? भेड़। तो टोटल कितने हो गए भाई? 7 पशु आपको देखने को मिलते थे, 3 3 6 और एक ये वाला बैल। ये 7 पशु जो हैं आपको हड़प्पा सभ्यता की मोहरों में देखने को मिलते थे। 4 टाइप की मोहरें बनती थी। तो क्वेश्चन हमने आपको बता दिया, हड़प्पा सभ्यता की जो पशु थे कितने तरह के पशु देखने को मिलते थे? 7 तरह के। हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें थी वो कितने तरह की थी? 4 तरीके की। कौन कौन सी? त्रिभुजाकार, वृत्ताकार और आयताकार और वर्गाकार। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत का नेपोलियन निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? अब देखो अगर हम भारत के नेपोलियन की बात करें तो भैया किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त कौन था? समुद्रगुप्त कौन था? क्वेश्चन है, ये चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था। ठीक है ना, समुद्रगुप्त कौन था? ये चंद्रगुप्त प्रथम का। चंद्रगुप्त तो बहुत हुए, चंद्रगुप्त प्रथम का ये कौन था? उत्तराधिकारी था समुद्रगुप्त। इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। लेकिन इसको किसने भारत का नेपोलियन कहा था? तो भैया इसको जो था विसेंट नाम के एक इतिहासकार थे, इनका पूरा नाम था विसेंट आर्थर। विसेंट आर्थर नाम के इतिहासकार थे, इन्होंने इसको भारत का ये इतिहासकार थे। ठीक है ना, ये इतिहासकार थे, इन्होंने इसको क्या दी थी भाई? भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी थी। ठीक है, तो ऐसे नहीं किसी को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। आप लोग भी कुछ काम करो ऐसा। ठीक है, तो पल्लव राजवंश का संस्थापक कौन था? पल्लव राजवंश का कोई ना कोई संस्थापक रहा होगा। ठीक है, तो पल्लव राजवंश का संस्थापक भाई कौन था? अगर हम बात करते हैं पल्लव राजवंश की, ठीक है, तो पल्लव राजवंश जो था उसके जो संस्थापक थे वो थे, क्या कहते हैं, पल्लव राजवंश के संस्थापक सिंह विष्णु थे। हाँ सही है, पल्लव राजवंश के संस्थापक थे सिंह विष्णु। इनका एक और नाम था, हमें याद नहीं आ रहा, आप लोग कमेंट में बताएंगे भाई। सिंह विष्णु का एक और नाम था, क्या नाम था भाई? अवनी सिंह। हाँ, सिंह विष्णु का एक और नाम था अवनी सिंह। सिंह विष्णु का एक नाम था अवनी सिंह। ठीक है, पल्लव राजवंश के संस्थापक थे सिंह विष्णु, इनका नाम था
अवनी सिंह, और ये भी नंदीवर्धन और महेंद्रवर्धन, ये भी तुम्हारे पल्लव राजवंश से ही संबंधित थे। लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा? सिंह विष्णु। ठीक है, कोई दिक्कत? पल्लव राजवंश की कोई ना कोई राजधानी रही होगी, तो कांचीपुरम इसकी राजधानी थी। कौन सी थी भाई? कांचीपुरम। कांचीपुरम इसकी राजधानी थी। जब क्वेश्चन कोई देखो तो माइंड में काफी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम सारे क्वेश्चन बताने लगेंगे तो फिर ये क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे। लिखा है निम्नलिखित धर्मों में से किस धर्म में दिलवाड़ा का मंदिर संबंधित है? देखो दिलवाड़ा का जो मंदिर था वो जैन धर्म से संबंधित था। आपको पता होना चाहिए जैन धर्म से दिलवाड़ा का मंदिर संबंधित है। देखो इस तरह से 5 मुखी मंदिर है, 5 मंदिरों से मिलकर बना हुआ है ये मंदिर। ये देखो वहां की मूर्तियां है, ये जैन मंदिर के अंदर की कढ़ाई है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन बुद्ध धर्म के सिद्धांतों से संबंधित है? अभी भी हमने आपको बताया था बुद्ध धर्म के सिद्धांतों से। ये बुद्ध धर्म में 3 पिटक हुआ करते थे। कौन से? विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और इसके बाद सुत्त पिटक। ये अभी भी आपको बताया। तो बौद्ध धर्म के जो सिद्धांतों से सबसे संबंधित था वो था भैया अभिधम्म पिटक। ये बौद्ध धर्म के सिद्धांतों से संबंधित था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो क्या लिखा है? सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल कौन था? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला खोजा गया स्थल था वो कौन था भाई? हड़प्पा था। और इसकी खोज किसने की थी? 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है ना, दयाराम साहनी ने 1921 में इसकी खोज की थी। ठीक है, तो इसके बाद और भी लिखे हैं 1921 में। इनका दयाराम साहनी का नाम, इसके बाद इनका और भी नाम था क्या? राय बहादुर दयाराम साहनी। ठीक है, राय बहादुर दयाराम साहनी इसको कहते हैं। अगर हम बात करते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? नदी। जो हड़प्पा स्थल था वो किस नदी के किनारे स्थित था? तो ये भैया रावी नदी के किनारे स्थित था। किस नदी के किनारे स्थित था? रावी नदी के किनारे स्थित था। अब बात करते हैं मोहनजोदाड़ो की। तो मोहनजोदाड़ो की जो खोज की थी राखल दास बनर्जी ने की थी 1922 में। किसने की थी? राखल दास बनर्जी ने की थी। ठीक है, 1921 में राखल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। और इसको क्या कहा जाता है आपको बताना चाहिए? इसको कहा जाता है मृतकों का टीला। मृतकों का इसको मृतकों का टीला कहा जाता है। ठीक है, मृतकों का टीला। मोहनजोदाड़ो को जो क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला कहा जाता है। ठीक है, और मोहनजोदाड़ो की बात करते हैं, ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये सिंधु नदी के किनारे स्थित था। किसके स्थित था? सिंधु नदी के किनारे स्थित था। अगर आपने जो पिक्चर आई थी ऋतिक रोशन की मोहनजोदाड़ो, वो देखी हो तो आपको याद होगा। ठीक है, अब बात करते हैं लोथड़ की। तो लोथड़, आप बस लोथड़ में इतना याद कर लीजिए कि लोथड़ सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था। ये क्या था भाई? प्रमुख बंदरगाह था। ठीक है, प्रमुख बंदरगाह था लोथड़। और इसके बाद ज्यादा या हो तो आप याद कर लीजिए कौन सी नदी? तो नदी ये भोगवा नदी किनारे स्थित था। ये तो सरल ही है, भोगवा नदी किनारे स्थित था। ठीक है, तो लोथड़ के बारे में आप इतना देख सकते हो। और अगर बात करते हैं तो भाई ये भी पढ़ लो। तो 1954 में इसकी खोज की थी। और किसने की थी? इसकी खोज की थी यस आर बनर्जी ने। किसने की थी? यस आर राव ने की थी। सॉरी, यस आर राव ने इसकी खोज की थी। अगर हम बात करते हैं कालीबंगन की, तो कालीबंगन के लिए आपको बस याद कर लो, ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगन में आपको यही आएगा, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, घग्गर नदी किनारे स्थित है। और अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। लेकिन ये इसका खोज आपको नहीं पूछेगा। अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। ठीक है, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके अगर बात करते हैं हम तो और भी इसके, अगर अमलानंद घोष के साथ साथ और भी लोग थे। थापर, बीके थापर जी थे, और इसके बाद बीबी लाल जी थे। ये सब आपके एग्जाम में नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ आरपीएफ का एग्जाम देना है। हमें एक तरह से पीसीएस या आईएएस का एग्जाम नहीं देना है। तो आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना कहते हैं आपके एग्जाम में आए। ठीक है, तो आरपीएफ के लिए बस इतना ही काफी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है प्रसिद्ध उत्तरामेर शिलालेख किस राजवंश से संबंधित है? देखो उत्तरामेर शिलालेख, अगर हम बात करते हैं प्रसिद्ध जो उत्तरामेर शिलालेख था वो किस राजवंश से संबंधित है? तो ये तुम्हारा जो था चोल राजवंश से संबंधित है। किससे संबंधित था भाई? चोल राजवंश से संबंधित था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी, सिंधु सभ्यता में इनमें से किस स्थल से जलाशयों के साक्ष्य मिले थे? देखो अगर हम बात करें जलाशय, जलाशय का मतलब होता है कुआं। कुएं के साक्ष्य कहां से मिले थे? तो कुएं के जो साक्ष्य मिले थे वो मिले थे धौलावीरा से।
कहां से मिले थे भाई? धौलावीरा से। और धौलावीरा की खोज बहुत पूछता है। क्यों पूछता है? क्योंकि इसकी खोज अभी हुई थी 1967 और 68 में। उसकी खोज कब हुई थी? 1967 और 68 में हुई थी। अगर हम बात करते हैं कालीबंगन से, कालीबंगन से क्या मिले थे भाई? जुते हुए खेत। कालीबंगन से जुते हुए खेत मिले थे। ठीक है, तो ये बहुत एग्जाम में आता है, जुते हुए खेत कहां से मिले थे? जुते हुए खेत तुम्हारा कालीबंगन से मिले थे। ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, कालीबंगन वाला हमने बताया, जो जुते हुए खेत। ठीक है, अगर बात करते हैं हम ये कोट दीजी से, कोट दीजी से क्या मिले थे भाई? तो कांसे की तुम्हारे चपटे फसल मिली थी, कांसे की चपटे फसल, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। भोगवा का हमने बताया, लोथड़ का हमने बता दिया भाई। लोथड़ से क्या मिले थे? 3 युगल समाधि मिली थी। ठीक है, 3 युगल समाधि मिली थी। ठीक है, लोथड़ से क्या मिला था? 3 युगल समाधि। ठीक है, क्लियर है भाई? लोथड़ अभी भी बताया हमने किस नदी किनारे स्थित है। ये लोथड़, ये देखो इसमें बताया था हमने अभी पीछे, किस नदी किनारे स्थित है लोथड़? ये भोगवा नदी किनारे स्थित है। कब हुई थी? 1954 में खोज थी। किसने की थी? एसआर राव ने की थी। प्रमुख बंदरगाह, ये प्रमुख सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह है। मोहनजोदड़ो का नाम किस, देखो किस भाषा में मृतकों का टीला है? मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है, किस भाषा में मृतकों का टीला है? ये अभी हमने बताया था, मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला कहा जाता है। ये किस भाषा में? तो सिंधी भाषा में इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पंजाब इस समय कहां पर है? तुम्हारा सॉरी सिंधी कहां पर है तुम्हारा? सॉरी यार, सिंध कहां पर? मोहनजोदड़ो कहां पर है इस समय? पंजाब के सिंध प्रांत में है। ठीक है, मोहनजोदड़ो कहां पर इस समय? पंजाब के सिंधु प्रांत में है और सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से क्या मिला था? विशाल विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार, स्नानागार तुमको यहां से मिला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? बड़ा ही सरल क्वेश्चन है भाई, इसको हम सोच रहे हैं नहीं बताएं। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे देंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे देंगे। और इसकी जो राजधानी हुआ करती थी प्राचीन काल में, अवध जो महाजनपद था, ये 16 जनपदों में एक था। 16 जो महाजनपद थे उनमें से कोई एक था। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में देंगे भाई। इसका आंसर कैसे देंगे आप लोग? कमेंट में इसका आंसर देंगे। 16 महाजनपद में एक था। इसकी राजधानी क्या थी? श्रावस्ती इसकी राजधानी थी। अवध को क्या कहा जाता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में देंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पाल साम्राज्य का संस्थापक है? तो पाल साम्राज्य का संस्थापक सबको पता है भाई, गोपाल है। पाल साम्राज्य के जो संस्थापक है वो कौन है भाई? गोपाल है। अगर बात करें पाल साम्राज्य जो था, ये तुम्हारा पूरा बौद्ध धर्म को मानने वाला था। कौन किसको मानने वाला था? बौद्ध धर्म को मानने वाला था। ये तुम्हारा बौद्ध धर्म को मानने वाला पाल तुम्हारा साम्राज्य जो था पूरा बौद्ध धर्म को मानता था। और इसकी बात करते हैं इसकी उदय की, तो उदय हुई थी इसकी 8वीं शताब्दी में। 8वीं शताब्दी में इसकी उदय हुई थी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि इसके समय क्या हुआ था, तो इनके समय इन्हीं के समय एक शासक थे। कौन से थे? धर्मपाल। धर्मपाल नाम के शासक थे। इन्होंने एक विश्वविद्यालय की खोज, इस विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का इन्होंने निर्माण कराया था। ठीक है ना, और ये कहां पर है? ये तुम्हारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहां पर है भाई? बताओ जल्दी से इसका आंसर आप लोग बताओ भाई। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? निम्नलिखित वेदों में किसे ब्रह्म वेद के नाम से जाना जाता है? देखो, पहला वेद कौन था? ऋग्वेद था। दूसरा कौन था? यजुर्वेद था। तीसरा कौन था? सामवेद था। चौथा कौन सा? अथर्ववेद था। सामवेद क्या था? सबसे छोटा वेद है। सबसे छोटा वेद कौन सा है? सामवेद है। सबसे बड़ा वेद कौन सा है? तुम्हारा सबसे जो बड़ा वेद है वो ऋग्वेद है। ठीक है, अगर हम बात करें ऋग्वेद की, तो इसमें क्या है भाई? 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने हैं भाई? 10 मंडल हैं। अगर हम बात करें 10 मंडल के बाद, तो 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 10,462 मंत्र हैं। इस पे ऋग्वेद की बात करते हैं। ठीक है, सामवेद की अगर बात करें, तो सामवेद हमने बताया सबसे ये छोटा है। और यजुर्वेद की बात करें तो इसको 2 भागों में बांटा गया था, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है ना, इसी तरह से इसमें शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष इसी के हिसाब से पढ़ते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होता है? ब्रह्मवेद के नाम से किसे जाता है? तो अथर्ववेद को हम लोग ब्रह्मवेद के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? रत्नावली प्रियदर्शिका नागानंद के रचयिता कौन थे? तो रत्नावली प्रियदर्शिका और
नागार्जुन की रचयिता की बात करते हैं तो भैया ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है। इसके कौन थे? प्रियदर्शिका का तो आपको याद होगा, मान लो रत्नावली नहीं याद होगा, प्रियदर्शिका तो याद होगा। प्रियदर्शिका के कौन थे भाई? हर्ष थे, ठीक है ना। हर्ष कौन थे भाई? हर्ष थे, ये तुम्हारा एक नाम थे, बाण भट्ट नाम के एक आदमी थे, उनके बाण भट्ट के नाम के एक आदमी थे, उनके दरबार में क्या थे? दरबारी कवि थे। ये कौन थे भाई? दरबारी कवि थे। तो इनको क्या बोलते हैं भाई? हर्ष बोलते हैं। और ये बाण भट्ट के दरबार में दरबारी कवि थे, ठीक है। और ये जो बाण भट्ट का जो साम्राज्य था, इनकी जो राजधानी थी वो कन्नौज थी, कन्नौज में ये रहते थे, ठीक है। कन्नौज काफी पुराना है। जो कन्नौज के भाई लोग हो फटाफट भैया कमेंट करो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला लिखा है तांजावुर में बृहस्पति मंदिर किस वंश के वास्तुकारों ने बनाया था? तो ये जो बृहस्पति का जो मंदिर, बृहस्पति देव का मंदिर था, ये शिव देवता को समर्पित था, ठीक है। किसको समर्पित था? शिव देवता को समर्पित था, ठीक है। अगर हम इसकी बात करते हैं, इसको बनवाया किसने था? इसको बनवाया था चोल शासकों ने, ठीक है। चोल शासकों ने इस मंदिर को बनवाया था। और कब बनवाया था भाई? तो अगर बात करते हैं तो इसको कब बनवाया था? तो यही चोल का जो 8वीं या तुम्हारा ये बनवाया था तुम्हारा 5वीं, इसको कमेंट करना भाई किस में बनवाया था। ये हमें याद है 1987 में इसको क्या किया था? 1987 में इसको यूनेस्को में शामिल कर लिया गया था। 1987 में इसको यूनेस्को में शामिल कर लिया था। इसको कब बनवाया था? ये कमेंट में आप लोग जल्दी से बताओ भाई। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? ठीक है, तो जैन धर्म के अगर तीर्थंकर की बात करें तो अंतिम तीर्थंकर की पूछ रहा है, तो पहले तीर्थंकर ये कौन थे भाई? फर्स्ट थे। ये कौन थे? फर्स्ट थे। पार्श्वनाथ कौन से थे? 23वें तीर्थंकर थे। अनंतनाथ कौन थे? ये थे तुम्हारे 14वें तीर्थंकर थे। अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी इसके अंतिम तीर्थंकर थे। तो आज के भाई 25 क्वेश्चन हो गए। 25 क्वेश्चन के बाद आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को क्या करना है भाई? लाइक करना है। और इसके बाद कमेंट में जो भी प्रॉब्लम हो आप बताइए। टोटल हमने कहा 100 प्लस क्वेश्चन होंगे, यानी कि 4 वीडियो में आपका ये खत्म हो जाएगा। 4 वीडियो आपके होंगे, 4 वीडियो में हम आपको एक तरह से ये खत्म कर देंगे। प्राचीन जो इतिहास है 4 वीडियो में हम खत्म कर देंगे, ठीक है। 3 से 4 वीडियो मध्यकालीन इतिहास, 3 से 4 वीडियो तुम्हारा हो जाएगा आधुनिक इतिहास। मतलब बहुत ही अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, पूरी हिस्ट्री का आपका रिवीजन हो जाएगा। हिस्ट्री के बाद हमने जो जी पूरा टॉपिक आपको लिखाया था, क्या क्या किस तरह से हम कराएंगे आपको, सब कुछ हम आपको बता चुके हैं। तो उसी तरह से आपका एक एक हम पूरा रिवीजन कराएंगे। इतिहास के बाद हमने आपको बताया था कि जियोग्राफी पढ़ाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या पढ़ाएंगे भाई? पॉलिटी पढ़ाएंगे। पॉलिटी में हमने बताया था पूरा संविधान रहेगा, तुम्हारा नागरिकता, मूल अधिकार, मौलिक अधिकार, ठीक है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, निर्वाचन आयोग। इसके बाद आपको हम क्या पढ़ाएंगे भाई? अर्थशास्त्र पढ़ाएंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, ठीक है ना, इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे। इसके बाद आपको हम साइंस पढ़ाएंगे। यानी कि हिस्ट्री के टोटल 12-15 वीडियो में आपकी पूरी हिस्ट्री खत्म कर देंगे। रिवीजन कराएंगे, ठीक है। 12 से 15 वीडियो पूरी हिस्ट्री का रिवीजन हो जाएगा। 10 वीडियो में आपका इसका जियोग्राफी का, पॉलिटी थोड़ा सा ठीक ठाक आती है तो 15 वीडियो जियोग्राफी की इसके होंगे, 5 से 6 वीडियो इसके होंगे और 20 वीडियो के आसपास साइंस की होगी, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं 15 और 15 दूनी 30, 10 40, 40 45, 45 20 कितना हो जाएगा भाई? 65 वीडियो। ये 65 से 70 दिन में तुम्हारा कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद और लगेगा तो हम 100 दिन पूरा मान लेते हैं, क्योंकि संडे मंडे छुट्टी रहेगी, तो 100 दिन में पूरा हम कोर्स आपका कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो भाई चैनल को क्या कर ले भाई? सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद दोस्तों।